ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमारे गेस्ट स्पीकर सेशन है जिसके अंदर हमने फरहान अफजल को बुलाया है। ये आईबीए के स्टूडेंट है और बीबीए में इनका थर्ड ईयर है। तो आज के इस सेशन का बेसिक मकसद ये है कि आपको आईबीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, यानी जो हमारा अभी अर्ली फर्स्ट वीक है, इसके अंदर हम आपको ना आईबीए की टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, आईबीए का टेस्ट सेट से कैसे डिफरेंट है, आपको किस माइंडसेट के साथ आईबीए की तैयारी करनी है, किस क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करने हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एंड जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, पेपर सॉल्व करने के हवाले से भी आईबीए का पेपर सेट की तरह नहीं होता। सेट में आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं क्योंकि उन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है विद इन अ टाइम। बट आईबीए का जो पेपर होता है उसमें आपके साथ पेपर सेटर भी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है और आपने भी पेपर सेटर की साइकोलॉजी को समझना होता है। इन तमाम तर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के हम सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि फरहान आप एक दफ़ा स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, उनको बता दें कि किस तरह से आपका आईबीए का टेस्ट रहा और किस तरह आपकी जर्नी रही आईबीए में आने की। Sure, sure. First of all, I'm Farhan Afzal. Am I audible? या यू आर। Okay, sir. I'm Farhan Afzal doing my BBA in I think sixth semester at IBA और 2019 में फर्स्ट टाइम मैंने NTHP का टेस्ट दिया था। आई थिंक फेब में या मार्च में हुआ था। आई डोंट क्लियरली रिमेम्बर दैट। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि ऑब्वियसली वही ओरिएंटेशन जो होती है NTHP टेस्ट के बाद, तो ओरिएंटेशन में आए बट 2 वीक्स में इतना अच्छा ग्रैब कर पाना कि लाइक आईबीए के लेवल पे आके आप compete कर पाओ। आई थिंक दैट इज़ लाइक टू मच टू आस्क फ्रॉम अ स्टूडेंट के जो हम जैसे एफएससी लेवल से आए होते हैं। तो मोस्टली चूंकि यहाँ पे जब आप आते हैं आईबीए का टेस्ट देते हैं, तो उसमें आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ए लेवल्स ओ लेवल्स बैकग्राउंड। दे ऑलरेडी नो बिजनेस वगैरह। और हमारे एफएससी वगैरह में या आईकॉम वगैरह में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ से, स्पेशली एफएससी बैकग्राउंड से, तो उनका मेन फोकस होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और मैथ्स भी वो दूसरा होता है लाइक हाइपरबोला ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो थोड़ा एडवांस मैथ होता है। और तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो टेस्ट किए जाते हैं इसमें आईबीए के टेस्ट में। और इंग्लिश में तो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है फॉर एन एफएससी स्टूडेंट टू compete विद लाइक ए लेवल स्टूडेंट, क्योंकि हमने उस तरह से पढ़ा नहीं होता चीज़ों को। हम लोगों ने अक्सर इफ़ यू रिमेम्बर कॉम्प्रिहेंशन भी जो हमने की होती हैं, तो वो भी हमें सर ने लिखवाई होती हैं किसी गाइड वाइड या कोई हमारे पास 4 ईयर 5 ईयर पड़े होते हैं, तो हम उधर से कर रहे होते हैं पूरा एग्जाम ही उधर से कर रहे होते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ रट्टा बेस्ड सिस्टम। तो वो चीज़ आईबीए के टेस्ट में आपकी बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो मैंने भी राउंड 2 दिया जुलाई में। आई आई डू रिमेम्बर द डेट। आई थिंक इट वाज 7th of July। और नहीं हुआ मेरा। सही है, कोई मसला नहीं। देन आई वेंट टू सक्कर आईबीए। ठीक है, मैंने अपना टाइम लिया। आई टुक लाइक 3 to 4 months टू प्रिपेयर अगेन। और मैं राउंड 1 में अपीयर हुआ। देन फेब्रुवरी, आई थिंक आई क्लियरली रिमेम्बर द डेट, February 8 था, हाँ। एंड आई वाज लाइक अमंग द टॉप 5 गाइज इन पाकिस्तान जिन्होंने आईबीए के टेस्ट में जो टॉप 5 थे एट दैट टाइम राउंड 1 में। तो आई वाज वन ऑफ देम। तो ये था मेरा आईबीए आने का जर्नी। और उसमें आई वुड लाइक स्पेशली थैंक टू सकर आईबीए के जिन्होंने मुझे एक प्लेस प्रोवाइड की कि जहाँ पे मैं सुकून से आईबीए की तैयारी कर सका। लाइक ऑब्वियसली मैं अकेला था। मैं कोई ट्यूट मेरे कोई टीचर वगैरह नहीं था मेरे साथ उस वक्त, और खुद मैं तैयारी कर रहा था। तो इट टुक मी लाइक 3 to 4 months के मतलब मैं दोबारा आईबीए के टेस्ट में अपेयर होके और मतलब दोबारा उसमें ज्वाइन कर सकूं आईबीए को। अच्छा। तो थोड़ा सा ऑफ सीन था। हम्म। अच्छा, इसमें ये होता है ना कि आपने जब आईबीए का टेस्ट स्टार्ट में दिया, आप आईबीए की पहली अटेम्प्ट थी, आईबी के पहले टेस्ट में अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या एहसास हुआ कि क्या सबसे बड़ी मिस्टेक आपने की थी जो टेस्ट देने के बाद आपको एहसास हुआ जब आप राउंड 2 में अपीयर हुए थे? ओके। सो राउंड 2 में जब मैं अपेयर हो रहा था तो एक ना थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था हम्म। कि मतलब चूंकि मेरा एनटीएचपी टेस्ट क्लियर हो चुका था, मैं आया था, मैं 2 मंथ्स का पीरियड मेरा यहाँ पे ओरिएंटेशन बहुत अच्छा जा रहा था। तो आई वाज लाइक के यार ये तो बहुत इजी है। एक तो मेरा ये था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट था।
और दूसरा ये था कि जो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो जिस लेवल पे लाइक मेरा मेजरली इशू जो है था वो इंग्लिश में था एट दैट टाइम ना, कि मुझे बहुत जो कम्प्रिहेंशंस को ग्रैब करने में, वोकैबुलरी में मुझे बहुत मसला होता था, जिस पे मैंने बहुत काम किया बाद में। बट एट दैट टाइम जब मैंने मतलब मैं कर रहा था उसमें, सॉरी, मैं राउंड 2 में अपेयर हो रहा था, तो उस वक्त मुझे बहुत मसला हो रहा था इसमें, स्पेशली इंग्लिश में। मैथ्स में मैं ठीक था, बट जो मैथ्स होती है, आई अच्छा, देयर इज डिफरेंस बिटवीन, कि हम समझते हैं कि अगर हम एफएससी में प्री इंजीनियरिंग है तो हमारा आईबीए का मैथ का सेक्शन तो निकल जाएगा। इट्स नॉट दैट क्विक, या इतना इजी नहीं है चीजें। आईबीए में जो आपको टेस्ट किया जाता है बेसिक मैथ, लेकिन उसमें पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है आपके। वो फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड या सिंध बोर्ड या किसी भी बोर्ड में ना, आपको बताया होता है फलां चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने हैं, फलां चैप्टर से इतने क्वेश्चन आने हैं। आईबीए का टेस्ट इज नॉट लाइक दैट, सही है। आईबीए के टेस्ट में आपको सेम ज्योमेट्रिक सीरीज, या आप लोगों ने अरिथमेटिक सीरीज देखा होगा, उधर से ही क्वेश्चन होगा। वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह से डिजिट्स घुमा फिरा के दिए होंगे कि लाइक आपको एक अच्छा खासा टाइम लगता है सिर्फ डिजिट्स को ढूंढने में उस वर्ड प्रॉब्लम में से। तो इस तरह का बड़ा मतलब इट्स नॉट इजी कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हो तो आपको कि हाँ भाई मुझे मैथ आता है, मैं सिर्फ इंग्लिश पे काम करूंगा। इट्स नॉट दैट इजी। तो आई थिंक एक मैं मुझे मैथ मतलब बेसिक मैथ पे थोड़ा काम करना था, जो कि मतलब चूंकि मेरा प्री इंजीनियरिंग था तो मैंने थोड़ा काम किया, तो लाइक वो इट वाज बेटर, मेरा मैथ हो गया था पास। मेरा इंग्लिश में इशू हुआ था, एंड दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज कि मैंने उसको शायद इतना टाइम नहीं दिया था उसको। मतलब वो काफी टाइम मांगता है, यू कैन नॉट लाइक लर्न 2 मंथ्स में कोई इतना, कोई आप शेक्सपियर नहीं बन जाते हो। एंड लिटरली जो पोम आई हुई थी, आई क्लियरली रिमेम्बर, वो जॉन कीट्स की थी। अब जॉन कीट्स की पोम को बैचलर का स्टूडेंट भी बहुत मुश्किल से समझता है। तो इट्स लाइक के दे आर प्लेइंग विद यू। आईबीए के जो टेस्ट सेट करता है वो आपके साथ प्ले कर होता है कि आप एक जॉन कीट्स की पोम है कि जो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है समझ आना, उस उन 10 एमसीक्यूज में 3 एमसीक्यूज ठीक होना भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या आप टाइम इस तरह से मैनेज करते हैं कि आप पूरा टाइम ही उस पोम पे लगा देते हैं कि भाई मुझे यही समझना है, या आप ये करते हैं कि चलो अच्छा मैं बाकी क्वेश्चंस करके आता हूँ, इसको मैं बाद में निपटा लूंगा। तो इस टाइप का थोड़ा सा ये वाली चीजें मुझ में उस वक्त लैग कर रही थी, तो ये थोड़ा सा ऑफ सीन था। अच्छा, यानी अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज में सेट के रिसोर्सेज हमारे पास सबसे बेसिक और फंडामेंटल्स होते हैं। हाउ डू यू थिंक कि कहाँ तक सेट के रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है, कहाँ तक सेट के रिसोर्सेज पे रिलाय कर सकते हैं, एक लिमिट है, उसके बाद हमें दूसरे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं। तो सेट की साइकोलॉजी आपके नजदीक क्या है, और सेट और आईबीए की साइकोलॉजी को अगर आप देखते हो टेस्ट की, तो उसे किस तरह देखते हो? अच्छा, सेट ना समटाइम्स लोगों को लगता है कि अच्छा सेट अगर मेरा क्लियर हो गया तो आईबीए का टेस्ट तो ये गया चुटकियों में। ऐसा नहीं है। सेट ना आपको, वही जो मैंने बोला कि बेसिक्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो सेट आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग करा देगा, ठीक है। हम्म। वो ये है कि आपकी इंग्लिश की बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई, आपकी मैथ की बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गई, हम्म। बट स्टिल आपकी बेसिक स्ट्रांग हुई है। यू आर नॉट, मतलब आप इतने कोई आलिम दीन नहीं बन गए कि आप आईबीए का टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे। वो हम्म। गारंटी नहीं करता है सेट का टेस्ट, ठीक है। हम्म। सेट के टेस्ट में आप, ठीक है, आप आपका अगर सेट का टेस्ट क्लियर भी है तो उसमें भी आईबीए का कट ऑफ काफी हाई होता है, आई थिंक 1350 1360 के करीब होता है, सही। इसी तरह। तो हाँ, तो आईबीए ने एक लाइक एक इम्प्रेशन छोड़ना होता है कि वी आर बेटर, सही। तो वो उस टेस्ट में छोड़ता है कि जो जहाँ पे आप एसएटी को अगर आईबीए के टेस्ट से कंपेयर करो तो आपको सिंपली नजर आएगा कि इट्स नॉट दैट इजी। एसएटी में ये होता है कि आपको अक्सर ना सीक्वेंस या आपको थोड़ा पता होता है स्ट्रक्चर का कि टेस्ट इस तरह का होगा, इस तरह का होगा। यस। आईबीए में इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं। मुझे याद है जब मैंने राउंड 1 दिया था आईबीए का, उसमें ना फर्स्ट टाइम आईबीए ने पेयर ऑफ वर्ड्स दिए थे, सही। हम्म। पेयर ऑफ वर्ड, फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास एक वर्ड होगा, सॉरी 2 वर्ड्स होंगे और उसके दरम्यान एक रिलेशन होगा। फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मफलर, रेशो, नेक। अब मफलर का जो नेक के साथ रिलेशन है, वो वाला रिलेशन नीचे के ऑप्शंस में किसका किसके साथ बन रहा है, सही। हाँ। तो इस तरह के एमसीक्यूज नहीं आते थे पहले आईबीए के टेस्ट में, लेकिन हमारे टाइम पे आए थे।
सही। बिल्कुल तो अनएक्सपेक्टेड। हाँ, आईबीए जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करता रहता है चीजों को। वो एक ही तरह से लेके नहीं चलता है। जिस तरह एसएटी में हमें पता है इस जो है ना कॉन्सेप्ट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, ये वाली चीजें हमें पता होती हैं। आईबीए उस तरह से स्ट्रिक्टली या ऑर्थोडॉक्स जो है ना फॉलोअर नहीं है उन चीजों का। अगर हम देखें इवन मैथ्स में भी देखें तो हो सकता है आपकी जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है साइन कॉस 10, उससे 10 एमसीक्यूज हो जाए, और जो है आपका अरिथमेटिक सीरीज है उससे 3 एमसीक्यूज हो जाए, और इसका बिल्कुल अपोजिट भी पॉसिबल है। तो जो आईबीए का टेस्ट है उसके लिए आपको आईबीए सेंट्रिक प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। लाइक आईबीए में आना है तो आईबीए की प्रिपरेशन अलग से होगी। इट्स नॉट लाइक आपने सेट की तैयारी की। आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज मतलब करंटली इन लम्स, तो उसका एसएटी का स्कोर अच्छा था, बट वो ऑब्वियसली आईबीए को उसको मीट नहीं कर पा रहा था। तो उसने कहा कि अच्छा मैं एसएटी क्रॉस किया तो भाई आईबीए तो मेरा ऐसे ही हो जाएगा। वो भी आ गया। अब उसने टेस्ट दिया और उसका फेल हुआ, और अभी वो लम्स में है, ठीक है, ही इज इन अ बेटर पोजीशन, ठीक है, मसला नहीं है। बट इससे तुम्हें ये समझ आ रहा होगा कि अगर एसएटी क्लियर हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि आईबीए का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, यानी ये एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। अगर मैं बताऊं तो सैट का और जिस तरह आईबीए का जो सबसे बेसिक डिफरेंस है ना, वो है प्रिडिक्टेबल होना और अनप्रिडिक्टेबल होना। आईबीए का टेस्ट टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, आप कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इस दफा होने क्या वाला है आपके साथ। अब जबकि आप सैट में प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा बल्कि वो कॉलेज बोर्ड आपको खुद बताता है इस तरह का पैटर्न होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, इतने क्वेश्चंस यहाँ से होंगे, इतने क्वेश्चन यहाँ से होंगे, आपको हर तरह का पता होगा। लेकिन सेट का कोई, आईबीए के टेस्ट का कोई पता नहीं होता। तो यानी आईबीए के टेस्ट, अब मेरा क्वेश्चन है फरहान, लाइक आईबीए के टेस्ट को फिर हम किस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करें? नाउ नाउ वी गेट के आईबीए का टेस्ट और सेट का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। सेट की प्रिपरेशन करते हुए हमारा एक माइंड सेट होता है कि हमें पता होता है अच्छा इस तरह इन चीजों को प्रिपेयर करना है, इस तरह इन चीजों को प्रिपेयर करना है। तो व्हाट शुड वी डू, और व्हाट शुड आई हैव माइंडसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईबीए टेस्ट? ठीक है, मैं किस तरह से इन चीज़ों को डिफरेंशिएट कर सकूं कि अच्छा ये मैं अब आईबीए की तैयारी कर रहा हूँ तो अब मुझे थोड़ा सा इस तरह इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना है। यार अगर आपने जो पहले अभी आप भी माशाल्लाह से आईबीए में ही है, तो हम्म। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स टेस्ट वगैरह क्लियर करके आते हैं ना, दे हैव देयर रिसोर्सेज, हम्म। दे हैव देयर थिंग। कोई किसी जगह पढ़ रहा है, कोई कहाँ पढ़ रहा है, कोई किससे कोई किसी का ट्यूटर जो है वो फला जगह बैठ के, हाँ। कोई आईबीए का अलुमनाई से ही पढ़ रहे होते हैं कई लोग। हम्म। सही। और कई तो माशाल्लाह अनीस हुसैन और ये और एक आई थिंक एक दो और इस तरह के अकेडमीज हैं, हम्म। उनसे पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि एसएटी के टेस्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है अकेले बैठ के हम्म। उन्होंने कर लिए। आईबीए के टेस्ट नहीं होते इस तरह अकेले बैठ के। अच्छा, डिफरेंशिएट किस तरह एसएटी और माइंडसेट में किस। माइंडसेट, हाँ, वाइल हाँ प्रिपेयरिंग, कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो अब मैं किस माइंडसेट के साथ प्रिपेयर करूँ कि मुझे क्या पता हो कि मैं अब आईबी, जिस सेट के अंदर मैंने कहा ना कि हमें पता होता है, क्वेश्चंस का पता होता है, मुझे पता होता है कि मैंने ये क्वेश्चन इतने करने हैं, इतनी प्रैक्टिस करनी तो मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। तो आईबीए को तैयार करते हुए सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्या रियलाइज किया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये मिस्टेक की है, अब सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी? अच्छा, देयर वाज अ थिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में ना, जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे जा रहा था, हम्म। आई थॉट के इंग्लिश के ना हम्म। मेजरली वोकैब जो होती है या जो भी ग्रामेटिकल थिंग्स होती हैं, हम्म। मुझे लगा इट्स कॉमन सेंस। मुझे मेरा ये एक बहुत बड़ा वो था, फॉल्ट था मेरे अंदर। हम्म। मुझे लगा यार ये तो कॉमन सेंस है ना, मतलब कोई भी जैसे हमें पढ़ाते थे ना, आर्टिकल्स पढ़ाते थे, ए हम्म। एन द। अब हम्म। ए कहाँ आएगा, एन कहाँ आएगा, द आएगा, बस लाइक यार ये तो सिंपल, लाइक हाँ, ये आप तो आराम से बता सकते हो, ये कौन से कोई इतनी बड़ी साइंस है। और इस तरह हम्म। की चीजें ना, मतलब आई मैंने नहीं इन चीजों को कभी सीरियस नहीं लिया। मतलब आई वाज वेरी लाइक टेकिंग इट इन अ फनी वे कि हम्म। भाई ठीक है यार ये क्या मसला है। अच्छा, जब मेरा सेकंड राउंड 2 हुआ फेल, तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक यार इतना इजी नहीं लेना था। हम्म। इतना इजी नहीं लेना था। ओके, सो एक ये सीन था। चूंकि ना मैं उससे पहले राउंड 2 जब मैंने दिया था ना, उससे पहले मैं प्रिपरेशन ऑब्वियसली एनटीएचपी ने जो रिसोर्सेज प्रोवाइड की थी थोड़ा उनसे भी कर रहा था। हम्म। और उसके अलावा मैं बैरेंस की आई थिंक एक बुक फॉलो कर रहा था, एसएटी की बैरेंस की बुक है, हम्म। तो वो फॉलो कर रहा था।
अब उसमें ना बैरन्स की बुक होती है बहुत लंबी, हम्म वो आपको 2 महीने क्या मतलब आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा हाँ उसको पढ़ने के लिए, और आप हम्म उसको पूरा गो थ्रू करो, और आप उसको पूरा गो थ्रू करो तो नाउ यू आर रेडी फॉर सेट। सही है, अभी भी आईपीए तक नहीं पहुंच रहे, तो हाँ मसला ये आ रहा है। सही। तो मैंने बैरन्स की बुक पढ़ी, और माशाल्लाह 2 महीने में मैं कितनी पढ़ सकता था, आई थिंक मैंने कोई 20 पेजेस पढ़े होंगे। और 20 पेजेस पढ़ के एक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ गया कि भाई मैंने तो बैरन्स की बुक पढ़ी है हाँ मेरा तो हाँ इंग्लिश क्लियर ही क्लियर है। तो हाँ ये वाला जो माइंडसेट था ना, ये बहुत ऑफ था। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहा था ना, आई लाइक मतलब मैंने ना खुद को बिल्कुल जीरो पे पुट किया, कि मतलब मैं अब यहाँ हूँ एंड आई हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम जीरो। मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं गया, मैं पहले लीनियर इक्वेशन पे आया। मैंने कहा हम्म पहले लीनियर इक्वेशन के हर तरह की चीजों को सॉल्व करो, जिस हम्म भी जिस भी स्टेटमेंट से आ जाए, जिस भी वर्ड प्रॉब्लम से आ जाए, जिस तरह से भी आ जाए, पहले लीनियर करो। जब हम्म लीनियर पे मेरी ग्रिप बन गई, आई थिंक मुझे 1 महीना 1.5 लगा था उस पे। जब हम्म मेरी लीनियर पे ग्रिप बन गई तो फिर मैं गया क्वाड्रेटिक पे। सिंपल सेम उसमें हुआ। मैंने पहले वोकैब पे काम किया हम्म इंग्लिश में। वोकैब जब मेरी मुझे लगा कि हाँ ये अब इट इज स्ट्रांग इनफ, मतलब कि ये कैटर कर लेगी मेरा राउंड 2 का टेस्ट, तो फिर मैं गया ग्रामर पे। सही। तो हम्म लाइक ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप। अब स्टेप बाय स्टेप का ये सीन होता है कि जब मैं राउंड 2 में देने आया था, मतलब जो मेरा फेल हुआ था, तो मैं 2 महीने में स्टेप बाय स्टेप इतना आगे नहीं जा सकता था। आई हम्म थिंक 2 स्टेप किए होंगे मैंने, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप तैयारी करता भी तो। अब राउंड 2 से जो राउंड 1 का दौरानिया था ना, वो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम था। अगर आप हाँ वैसे देखें, हाँ हाँ मतलब जुलाई के जुलाई अंदर में होता है, होता तो है। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5-6 हाँ, महीने होते हैं। तो मेरे पास एक अच्छा खासा टाइम था, हम्म और मतलब एक थोड़ा डिटर्मिनेशन भी थी कि यार ये तो करना ही करना है मुझे। तो वो वाला सीन था। हम्म तो मतलब मैंने ऑब्वियसली ग्रेजुअली ही किया था, मैंने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, इजी इजी, मतलब पहले बिल्कुल बेसिक से पकड़ा, फिर उससे ना कम्प्लेक्स करता गया। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे ना आई थिंक 10th में एक पोम होती थी टेक्स्ट बुक में, द रेन। हाँ तो मैंने जब वो उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब ना पोएट इस स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है, इस स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है। हम्म वो जो द रेन पोम थी ना, वो बहुत ही मतलब इजी सी, या कोई इतना हाँ उसमें तो मैंने जब पोम्स की तैयारी करना शुरू की, तो मैंने वहां से स्टार्ट की, द रेन, विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह को ना, और डब्ल्यू एच डेविस को। हम्म अब ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ इतना कोई आम बंदा नहीं है, लाइक ही इज अ गुड पोएट, लेकिन उसकी मतलब काफी हैं चीजें जो आसानी से समझ आ जाती हैं। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो चूंकि बायरन और कीट्स तो बहुत बाद में आते हैं ना। हम्म और टू बी अच्छा, 2019 के राउंड 1 में लॉर्ड बायरन की पोम आई थी, और 2019 के राउंड 2 में जॉन कीट्स की पोम आई थी। सही। हम्म तो वही ना टेस्ट कर रहे होते हैं वो, कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो मैंने यही किया था कि मतलब मैंने पहले इनिशियल से ही स्टार्ट किया, स्टेप बाय स्टेप, फिर मैं वही पहुंचा जॉन कीट्स तक या लॉर्ड बायरन तक। तो ये चीज था। हम्म। यानी मैं भी यही देखता हूँ ना कि जब आप एसएटी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो आपको एक माइंडसेट में बड़ा रिलैक्सेशन होती है कि मैं पैसे कर रहा हूँ तो पैसे जाएंगे, मैं वोकैब कर रहा हूँ तो वोकैब यहीं आएगी। मैं ग्रामर के जो ये, क्योंकि हर दफा अगर आप क्वेश्चन देखें ना, ग्रामर के उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ सेंटेंस बदलते हैं, कंटेंट बदलता है, कॉन्टेक्स्ट बदलता है, क्वेश्चन तकरीबन सेम होते हैं। मतलब अगर आपने एक दो पेपर सॉल्व कर लिए ना, तो ये समझ लो ये वही हिसाब किताब होता है कि अगर आपने 9th 10th में जिस तरह अगर आप पास पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो आपको एक हौसला आ जाता है और आप फाइनल अटेम्प्ट कर लेते हो एमसीक्यू जिसका। सेम इसी तरह एसएटी के अगर आप 5-7 पास पेपर अटेम्प्ट कर लेना, पाँच 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 भी कर लें, तो आपका 12 का तो डिजिट क्रॉस ही है ना सेट में, 13 का भी हो जाता है अक्सर। तो आईबीए में बिल्कुल गेम उलट हो जाती है। आईबीए में सैंपल पेपर तो करने ही करने, पास पेपर भी करने ही करने, लेकिन हर स्टेप पे अनप्रडिक्टेबिलिटी है, कोई आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बताता हूँ, हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे थे अभी राउंड 1 में। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने ग्रामर की ही नहीं थी इतने अच्छे से। वो कहता था कि मुझे ग्रामर समझ नहीं आ रही, मुझे ग्रामर नहीं समझ आ रही, बट ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन 2 थिंग्स, वोकैब एंड पैसेज।
अब वो बच्चे जिन्होंने पूरे का पूरा हमारे पास सेशन में ग्रामर के ऊपर अपनी एंड कर दी थी कि ग्रामर ही आएगी, ग्रामर ही आएगी, क्या हुआ? राउंड वन में सबको पता है, राउंड वन में ग्रामर आई ही नहीं, सारा वोकैब और पैसेज और पॉइंट उठा कर दे दिया उन्होंने। अब वो बच्चा जिसने प्रिपरेशन प्रिपेयर ही नहीं की थी ग्रामर, और उसका ऐसा बाय चांस उसका एडमिशन बहुत अच्छे नंबरों से हो गया। तो दिस इज द थिंग जो कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी में बता रहा हूँ ना, कि एक माइंडसेट आपने लेकर चलना है, आपने अपने आप को किसी तरह का चांस ही नहीं देना कि मैं वोकैब को थोड़ा सा कमजोर। मेरे नजदीक ये माइंडसेट है कि स्टार्ट में ही आपने ये माइंडसेट रखना होता है कि अ, कि मैं अगर वोकैब कर रहा हूँ ना और आईबीए का पूरा पेपर वोकैब से आ जाता है, मैं कर लूंगा। जब आप पॉइंट्स करने बैठे ना, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि आईबीए में आधी यानी 20 MCQ अगर पॉइंट से आ जाते हैं ना, तो मैं कर लूंगा। दिस इज द माइंडसेट यू मस्ट हैव व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर आईबीए टेस्ट। तो यही चीज ही आपको इस बात पे आमादा करती है कि जो चीज आप कर रहे हो ना, आपने उसमें मास्टरी लेनी है, किसी चीज को इजी नहीं लेना। दीज आर द टू रूल्स, टू बेसिक एंड फंडामेंटल रूल्स। जो कर रहा हूँ उसमें मास्टर बनना है, और हर चीज को करना है, किसी चीज को इजी नहीं लेना, क्योंकि इसमें आपने एमसीक्यू था, जिस तरह फरहान आपको पता है कि सब एमसीक्यू तो ठीक कर ही नहीं सकता कोई। आज तक की तारीख में ऐसा हुआ ही नहीं कि भाई किसी ने ना सारे के सारे एमसीक्यू सब ठीक कर लिए हो और उसके 100% रिजल्ट आ गया। ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं हुआ आईबीए की हिस्ट्री में। तो आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट्स करनी होती हैं, और फिर जब आप देखते हो वो जो एक आईबीए रिजल्ट देता है, तो उसमें भी जब आप नंबर देखते हो तो 92 का एक डिजिट होता है, 92 मैथ में, 92 इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह के डिजिट चलते रहते हैं। सो नाउ फरहान कम टू द मैथ पोर्शन। लाइक नाउ आई वांट कि आप ना मैथ के पोर्शन को थोड़ा सा डिस्कस करो कि मैथ की प्रिपरेशन करते वक्त एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। अगर उसके वर्ड प्रॉब्लम बड़े वीक हैं, उसे वर्ड प्रॉब्लम की समझ ही नहीं आ रही मेडिकल बैकग्राउंड से, so what should he or she must do to prepare himself or herself for this mathematics section? ओके सो मैथमेटिक्स में अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जो बीबीए वाला टेस्ट होता है ना फर्स्ट बीबीए के लिए सोशल साइंसेज के लिए, तो उसमें जिन लोगों ने एफएससी उसमें किया है मेडिकल में किया वो लोग भी कर सकते हैं सही। तो उसमें ना मेजरली उनको इशू आ रहा होता है मैथ्स में ही। और मैथ्स ना मैंने आपको बताया कि बहुत बेसिक है। तो आपको ना लाइक 45 अगर क्वेश्चंस है मैथ के जो आईबीए के टेस्ट में आते हैं, उसमें से ना आई थिंक 20 तो ऐसे होंगे कि जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग वाला बच्चा है ना, तो कहेगा यार ये तो हलवा है। अब मसला ये है ना कि 20 ठीक करने से आपका एडमिशन नहीं होता सही। अगर 20 हलवा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मतलब बिल्कुल इजीली आ जाओगे। अब उन जो आपको हलवा लग रहा है ना उसमें भी ट्रिक होती है। वो इतना हाँ इतना सिंपल कभी भी एमसीक्यू नहीं देगा सही। जो भी एग्जाम दे रहा है ना वो इतना पागल नहीं है कि वो तुम्हें बिल्कुल ही जो है ना मतलब बस घर बैठे बैठे तुम्हें कहे कि हाँ आई भी आ जाओ। ऐसा नहीं होगा। लाइक दे हैव टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड। अच्छा, तो सीन ये होता है कि मैथ्स में ना मेजरली जो लोग स्ट्रगल करते हैं वर्ड प्रॉब्लम से करते हैं। क्योंकि अगर दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं या दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उनको इक्वेट करके एक्स और वाई निकालना तो तकरीबन सबको आता है, या साइन कॉस वगैरह अगर साइन 30 की वैल्यू पूछी हुई है या साइन एक्स करके पूछा हुआ है कुछ भी ना इस तरह से, तो ये चीजें तो सबको तकरीबन आती होती हैं। अब सीन आता है जब वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि मतलब वर्ड्स में लिखा होता है। अब हमने एक साइकी है हमारी शुरू से कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। अब वर्ड्स में जब लिखा होता है तो हम उसको लाइक साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये है, इसको भी हमने अब मैथमेटिकली सॉल्व करना है सही। हाँ, सॉल्व करना। अच्छा, तो उसमें हम सबसे पहले ये कर सकते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं कि सबसे पहले जो उसमें काम करना है ना, जो ही आपके सामने एक वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें लुक फॉर द डिजिट्स। कोई डिजिट दिया हुआ है उसमें आपको, उस डिजिट से पहले क्या चीज दी हुई है। लाइक फॉर एग्जांपल जब भी 40 या 50 या कोई भी डिजिट दिया हुआ है ना उससे पहले कुछ ना कुछ बताया होगा। द कॉस्ट इज 40 या द सेलिंग प्राइस इज 30 या इस तरह ना कुछ हिंट दिया होगा। पहले डिजिट पे फोकस रखो और देखो कि उसके आसपास क्या लिखा है, उसके यूनिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल वर्किंग आवर्स है तो आवर्स में दिया हुआ है या मिनट्स में दिया हुआ है या सेकंड्स में दिया हुआ है। ये चीजें बहुत वो है लाइक
हो सकता है आपके पास 3 टाइम पे मतलब एक ही प्रॉब्लम में 3 डिफरेंट टाइम्स दिए हों और आपको लगे कि अच्छा ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, और वो तीनों ही कोई डिफरेंट यूनिट्स में हो। सही। तो आपको यूनिट्स कन्वर्ट करके ये चीजें, तो सबसे पहले ये चीज देखनी है। उसके बाद देखना है कि सेंस बन रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 उसने डिजिट दिए हुए हैं, एक 20 है, एक 5 है और एक 10 है, तो क्या इसका कोई सेंस बन रहा है मेरे पास? 5, 10, 20 को क्या रिलेशनशिप बन रहा है? तो वो ऑब्वियसली वर्ड प्रॉब्लम को रीड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में। तो उनका रिलेशनशिप क्या बन रहा है आपस में, डिजिट्स का जो उसने आपको दिए हुए हैं या जो भी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, उनका आपस में क्या बन रहा है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि 7800 लिखा हुआ है उसने, तो 7806 लिखा हुआ है। अब जो ही स्टूडेंट ने रीड किया कि भाई सेलिंग प्राइस इज 7806, द कॉस्ट इज समथिंग एल्स, सही है, आगे अलग सेंटेंस है। अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, 7800 सेलिंग प्राइस ले लेगा और जो एंड 6 लिखा हुआ है वो कॉस्ट ले लेगा। ऐसा नहीं होता। जब वर्ड्स में कोई भी डिजिट लिखा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल 7806, तो इसका मतलब है कि 7806 ये पूरा डिजिट एक्चुअली वो है, सेलिंग प्राइस है। सही। तो यहाँ इस तरह की छोटी छोटी गलतियां भी बहुत होती हैं। अच्छा, उसके बाद मेन पार्ट आ जाता है डिकोड करने का एक वर्ड प्रॉब्लम को। वो होगा कि आप एक्सप्रेशन बनाते हो। सही। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं कि आपने वर्ड प्रॉब्लम देखी, आपको समझ आ गई कि अच्छा ये डिजिट्स हैं, इनका आपस में ये रिलेशन है। तो अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का ब्रेक इवन फाइंड करना है, या मुझे कोई भी फॉर एग्जांपल सेल्स फाइंड करनी है, तो मैं कहूंगा कि लेट सेल्स बी एक्स। ठीक है। अब सेल्स का किसी और चीज के साथ फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के साथ रिलेशन बताया हुआ कि 2 टाइम्स या 75% ऑफ द सेल्स है। ठीक है। अब x अगर मेरा ये है, सेल्स है, तो 75% क्या होगा, 0.75 इंटू एक्स। ठीक है। ये इतना आपको वो करना पड़ेगा ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आपने एक्सप्रेशन बनानी है। सही। x प्लस 2x, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स आ रही है इस साल की, और y प्लस 3x जो है ना वो अगले साल की आ रही है। सही। ये ऐसे ही मतलब रैंडम होती है ऑब्वियसली। फिर उनमें इक्वेशन बनानी है कि ये किस चीज के इक्वल, ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है x प्लस 2y, ये किस चीज के इक्वल बन रही है। फिर उधर से कोई डिजिट आ रहा होगा कि 20 के इक्वल आ रहा है या 30 के इक्वल आ रहा है या। सही। तो ये पूरा मतलब वही स्टेप बाय स्टेप वाली बात आ जाती है कि आपने इसको ग्रेजुअली लर्न करना होता है कि पहले देख लें, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो सीधा रश करते हैं कि अच्छा अगर ऊपर 30, 40, 50 दिया हुआ है ना, तो नीचे जो मल्टीपल्स ऑफ 10 होंगे ना उनमें आंसर होना चाहिए। सही। ABCD में जो मल्टीपल ऑफ 10 नजर आ रहा है, जो ना थोड़ा थोड़ा लग रहा है अच्छा 10, 20, 50, 60 की बात हो रही है ना, तो आंसर 70 होना चाहिए या आंसर 40 होना चाहिए। सही। तो इस तरह रच नहीं करते। हो सकता है उसने कोई ऐसी चीज पूछी हो जो इन सबको मल्टीप्लीकेशन से आ रही हो, एंड दैट वुड बी लाइक अ ह्यूज नंबर, लाइक 1700, 1600 टाइप। सही। तो वो इतना इजी नहीं होता। ऑप्शन को इस्तेमाल करो, लेकिन पहले जब तक तुम्हारी इक्वेशन नहीं बनती ऑप्शन को तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जब तुम्हारी इक्वेशन बन गई, अब तुम ना उस इक्वेशन में आंसर्स पुट करके ना देख सकते हो कि इक्वेशन ट्रू स्टैंड कर रही है किस ऑप्शन के लिए। तो वो ऑब्वियसली एक करेक्ट ऑप्शन के लिए स्टैंड कर रही होगी ट्रू, वो इक्वेशन। ठीक है। अगर आपने इक्वेशन ठीक बनाई है तो वो ऑब्वियसली वही बात आ गई। तो उसके बाद इक्वेशन बनाने के बाद आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, जस्ट टू लाइक के अच्छा अगर मेरा ये जवाब आया है फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये जवाब आया है, अब देखते हैं आपके ये नीचे है भी कि नहीं है। समटाइम्स ऐसा होता है ना, आप पूरी कैलकुलेशन करके आते हो, आप एक ऐसे जवाब के साथ आते हो कि जो ऑप्शंस में ही नहीं होता। उसमें क्या होता है, आपने गलती की होती है ऑब्वियसली, अब एग्जामिनर थोड़ी गलत है। तो उसमें फिर आपने ये करना होता है कि आप ना इक्वेशन देखो, आपने दोबारा बनाओ अगर आपने उसमें कोई गलती किया। जब इक्वेशन बन गई है आपकी, तो अब आप ना उसमें आंसर्स पुट करके देखते जाओ। ठीक है। जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो पुट करके देखो, तो जिसके लिए वो आपकी इक्वेशन ट्रू स्टैंड कर रही है तो उसके लिए करो, और अगर किसी के लिए भी ट्रू नहीं स्टैंड कर रही तो दोबारा बनाओ अपनी इक्वेशन। तो इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कर सकते हैं। यानी मैं इसमें यही बात ऐड करना चाहूँगा ये मैथमेटिकल वाले सेक्शंस के अंदर, कि जिस तरह फरहान ने सबसे पहले एक बात शुरू में ही कही थी कि मेडिकल से आप बिलोंग करते हैं इंजीनियरिंग में, तो ना इंजीनियरिंग वालों को कोई एज है और ना मेडिकल वालों के लिए कोई कौन है कि भाई हम तो फंस गए हैं, अब हम किस तरह मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे।
तो मैथमेटिक्स बड़ी बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये तो मल्टीपल इनमें से क्वेश्चन आएंगे ना। उसके बाद फ्रैक्शन, मीन मॉड मीडियंस के क्वेश्चन, नंबर लाइन, इस तरह के नंबर सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं में से ही आएंगे, ठीक है, और कहीं से नहीं आएंगे। दूसरी बात ये कि इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल उनका थोड़ा सा ऊपर होगा, और उस डिफिकल्टी लेवल के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस सम डिफिकल्ट क्वेश्चन देन सेट। सेट के क्वेश्चंस का एक डिफिकल्टी लेवल है, उससे ऊपर वो कभी नहीं क्रॉस करते। तो आपने फिर प्रैक्टिस भी करनी है ना, फॉर सेक अगर आप कहते हो कि नहीं मैं स्टार्ट फेज में हूँ तो मैं प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आई सजेस्ट स्टूडेंट, आप सेट की कोई बुक उठा लो। एंड इस तरह ग्रूबर्स की एक बुक है, बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स सेक्शन उसका, तो उसमें एटलीस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। वर्ड प्रॉब्लम्स आपका 1 महीने में अगर आप सब बेसिक टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हो ना, तो आपकी अच्छी खासी फाउंडेशन बन जाती है। उसके बाद आप किसी एकेडमी के नोट्स को यूज करें, क्योंकि उन्होंने जो भी वर्ड प्रॉब्लम डाले होते हैं वो थोड़े से एडवांस ही होते हैं। और फिर तीसरे स्टेज पर आता है सैम्पल पेपर, आपकी मैथमेटिक्स कवर हो जाती है, इजीली कवर हो जाती है। बाकी किस्मत है, क्योंकि जिस तरह फरहान ये भी है कि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो कोई होती नहीं है, ठीक है, आप जितना मर्जी करें, आपने अगर तुक्के तो एंड में लगाने ही लगाने हैं, और सब क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। इतना किसी में स्टेमिना ही नहीं होता, और इतना कोई मास्टर माइंड भी नहीं होता कि वो 44 एमसीक्यू ठीक अटेम्प्ट करके आ जाए। तो आपने ये बड़ा डिसाइड करना होता है शुरू में ही कि मैं कौन से पेपर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और नहीं। अब इसी बारे में मैं पूछना चाहूंगा फरहान, लाइक वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, नाउ नाउ वी डिस्कस कि अच्छा प्रिपरेशन कैसे करनी है वो हमने कर लिया। अब वो अटेम्प्ट करते हुए भी एक साइकोलॉजी गेम होती है कि हमने किस तरह के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस तरह के क्वेश्चन को एंड में अटेम्प्ट करना है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इसमें? यार मतलब मैं थोड़ा सा, अगर मैं स्टडीज के अलावा एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट मैच होता है, सही, तो आप जाते ही क्या करते हो कि सबसे पहले आप ना अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो। सही, हम्म। अगर आपने टॉस जीता है तो अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आप बॉलिंग पे खेलोगे, या जो भी पिच के अकॉर्डिंग, या मतलब जिस तरह हाँ। भी, आप हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हो। तो सिमिलर इज द केस कि जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी काम करो ना, तो स्टार्ट हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से करो। उससे क्या होता है, आप में एक तो मोटिवेशन आएगी, सही, हम्म। आपको बार बार, यू डोंट हैव टू कीप योर सेल्फ पुशिंग के भाई मुझे ये करना है करना है करना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन आएगा, खुद से आपको एक लाइक फील आएगा कि यार ये तो करके ही रहना है। लाइक यू डोंट हैव टू टेल योर सेल्फ, या कोई और आके तुम्हें नहीं बता रहा होगा कि भाई तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, एंड दैट इज ऑब्वियसली, कोई और आके आपको बताए तो वो लाइक थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट भी, मतलब वो आ जाता है कि भाई ये कौन होता है मुझे आगे बताने वाला। हम्म। तो उस टाइप की चीजें आ जाती हैं। तो इन अटेम्प्टिंग आईबीए का जो है एग्जाम, या आईबीए का जो राउंड 1 या राउंड 2, तो उसमें भी यही सीन है कि गो फॉर योर स्ट्रेंथ। तुम्हें लगता है कि तुम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो ऐसे कर दोगे, गो फॉर देम, ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करो, सही, जो ही मैथ का सेक्शन वो कहेंगे करो, सीधा जाओ कि तुम देखो क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कौन से हैं, सबसे पहले वो सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हें लगता है अच्छा ट्रिग्नोमेट्री के बाद मुझे सेकंड बेस्ट जो है ना वो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गो फॉर देम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करो। उसके बाद तुम्हें लगता है कि यार ये जो सीरीज वाला होता है ना, ये इसमें मैं हमेशा फंस जाता हूँ, डोंट गो फॉर देम, उनको छोड़ दो, एंड के लिए रख दो, सही। सिमिलर इज द केस विद, अगर आप इंग्लिश का वो कर रहे हो, सही, तो आपको लगता है कि यार मैं हमेशा पैसेज में फंसता हूँ, और आप खोलते हो पेपर और पहला जो आपके पहले 10 क्वेश्चन है वो पैसेज से है, तो आपका तो मतलब पूरा जो इम्प्रेशन है या पूरी मोटिवेशन है पेपर को करने की, वही वही खत्म वही हो गया। वही खत्म हो जाएगी। हाँ। तो उसके लिए बेहतर यह है कि अच्छा आपने देखा पहला सबसे पहले पैसेज है, ओके ठीक है, रिलैक्स रहो, नहीं करो अटेम्प्ट, सही है, कोई मसला नहीं, पहले 10 एमसीक्यूज छोड़ दो, तो आप 11वें से स्टार्ट करो। हम्म। आपने अगर आगे के 35 एमसीक्यूज ठीक कर लिए हैं, और वो 10 एमसीक्यूज आपके गलत भी हुए हैं, क्या मसला है? ऑब्वियसली पेन 35 एमसीक्यूज ठीक करना का मतलब है 35 into 4 एक अच्छा खासा स्कोर है। हम्म। आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे बहुत हाई हो गया था, सही, कट ऑफ 256 पे चला गया था डायरेक्ट का, और 240 पे चला गया था एडमिशन का कट ऑफ, सही, सोशल हाँ। साइंसेज का 40 पे गया था। और उस वक्त 100 था इंडिविजुअल कट ऑफ, मैथ का और इंग्लिश का। 100 मीन्स 25 एमसीक्यूज, हाँ। 45 में से 25 एमसीक्यूज भी आपने करेक्ट कर लिए, यू आर इन द गेम, सही, हम्म। दैट इज अ बिग थिंग, सही। तो आपको टैकल करना होता है, आपने कट ऑफ से ऊपर आना होता है, सही।
आपको ये नहीं है कि आपने 45/45 सारे क्वेश्चन ही ठीक करके, ऑब्वियसली हम एस्पायर तो यही करते हैं कि भाई सारे ठीक करके आए, बट दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप उसके उस चीज के लिए जाते हो कि जो मतलब आप अचीव कर सको। आप ऑब्वियसली नोबडी इज गुड एट एवरीथिंग, ठीक है। जो कह रहा है कि भाई मैं इंग्लिश और मैथ दोनों में बहुत हैवी सीन है मेरा ये वो, उसके वो भी ना अपने अंदर भी ना कुछ चीजों को निग्लेक्ट करके आया हुआ होता है, सही। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी ना एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जब सेम उसमें आ जाएगा, इक्वेशन में आ जाएगा ना, कई लोगों की वहां से हट जाते हैं कि भाई अब क्या होगा, सही। तो इस तरह नहीं होता कि मतलब यू आर परफेक्ट, यू हैव टू बी परफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं है। यू जस्ट grab a few concepts, master in them, then grab a few concepts, make your basis stronger in those concepts। कुछ concepts में आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाते हो, कुछ concepts में आप बेसिक्स में वो करते हो। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको नहीं समझ आ रहा है कि भाई पैसेज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो वो उसकी बेसिक्स देखेगा। फॉर एग्जाम्पल के अच्छा जो सेंटेंस जो शुरू हो रहा है पैसेज, वो प्रेजेंट सेंटेंस का, उसका जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस से है, ठीक है, पैसेज का। वो उससे ना सेंस बनाना शुरू कर देगा, सही। इट्स जस्ट बेसिक, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, काम हो चुका है या लाइक हो रहा है या लाइक रेगुलर रूटीन है कोई, ठीक है। वो पहले सेंटेंस से ये इन्फर करेगा कि ये टेंस कौन सा है। अब जब वो नेक्स्ट पे आएगा ना, तो वो वोकैब से ज्यादा ना उसकी सेंस बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा कि अब इधर जो फॉर एग्जांपल जो एमसीक्यू नंबर 3 है, उसमें जो भी मुझे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक, वो मुझे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंगली फिल करना है। तो आपको एक आइडिया हो जाता है, लाइक ऑब्वियसली यू डोंट मास्टर इन दैट, मास्टर तो तब होगा जब आपको सही मेन आइडिया पता हो, यू कैन समराइज इट इन 2 सेंटेंसेस, ऑथर का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू पता हो कि अच्छा ऑथर इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लिख रहा है, रीडर जब पढ़ता है उसको ये परसेप्शन जाता है, ठीक है। ये चीजें हर बंदे के बस की बात नहीं है, बट हर बंदे के बस की बात है कि वो ग्रामर को अपने स्ट्रॉन्ग कर ले और पैसेज को एज अ वीक पॉइंट रखे, लाइक वीक पॉइंट इन अ सेंस के उसकी बेसिक्स पे काम करे। जरूरी नहीं है कि उसको दुनिया का हर पैसेज सॉल्व करना आना चाहिए। हाँ, मुझे एक चीज याद है, जब मैं राउंड 1 की तैयारी कर रहा था, मेरा एक वीक रहता था, सही, राउंड 1 की तैयारी, लाइक मेरा राउंड 1 आने वाला था, सही, 2020 में। तो मैंने क्या किया कि majortest.com के नाम से एक वो है, मेरे ख्याल से आप लोग भी कराते होंगे उसको, उसमें आपके कोर्स वगैरह में होगा वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना मेजर टेस्ट का एक टेस्ट खोला इंग्लिश का, और मैंने अटेम्प्ट किया, एंड आई गॉट 2 आंसर्स राइट आउट ऑफ 10, और वो सारे पैसेजेस थे। और मैं इतना शॉक में चला गया कि यार ये क्या हो गया, मैं तो इतनी तैयारी करके आया हूँ और ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो उसके बाद मैंने यही देखा कि यार देखो, पैसेज हो सकता है मैं अगर डॉन के आर्टिकल पढ़ता हूँ, तो मेरा जो पैसेज देखने का तरीका है वो डिफरेंट होगा। मैं इंडियन टाइम्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल देखने का तरीका डिफरेंट होगा। मैं दुनिया का हर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, सही। मैं दुनिया का हर रिसर्च आर्टिकल नहीं पढ़ सकता। अब हो सकता है वो किसी ऐसे, अच्छा फॉर एग्जांपल वो किसी फ्रेंच रिसर्च आर्टिकल से उठा के ना एक पैरा ट्रांसलेट करके तुम्हें दे दे, और तुम्हें कहे कि भाई इसमें से तुम हमें कंप्रिहेंशन पैसेज जो है ना, इसमें से ये नीचे ये आंसर वाले करो। क्वेश्चन आंसर करो। हाँ, तो तुम उसमें मास्टर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें बेसिक डेवलप करना होगा। तुम्हें ये देखना होगा, अच्छा अगर ये बात कोई बंदा करता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, सही। ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू को आप इस तरह ग्रैब करोगे। इसमें अगर ये टेंस यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर थाई या थी यूज हो रहा है, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि ये 1800 वाली इंग्लिश है। अगर वो उसमें कह रहे बात हो रही है कि भाई अभी राइट ब्रादरान ने जहाज बनाना है, तो तुम्हें समझ आ जाएगी ये कब की बात है, सही। कोई ना कोई हिस्टोरिकल हिंट दिया होता है उन्होंने, कोई ना कोई ऐसी चीज, या टेंस में फॉर एग्जांपल अक्सर टेंस में दिया होता है। पहला उन्होंने ना मतलब जो मैंने जितने भी पैसेजेस किए उसमें हमेशा ये होता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, पहला सेंटेंस हमेशा उसमें होता है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ये है कि मतलब ये काम अभी हुआ था, कुछ अरसा पहले तक होता रहा था, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि उसकी बेस पे ना, फॉर एग्जांपल एज सून एज अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। अब मैं
अब आपने ना पूरा फोकस ये रखना है कि भाई वो बंदा जो है ना वो एयरपोर्ट पे आ चुका है, एज सुन एज अराइव द एयरपोर्ट। अब इसमें ना उसने कोई वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं किया अभी तक, बट तुम्हें ये समझ आ जानी चाहिए कि अब वो उधर आ चुका है एयरपोर्ट पे। अब वो अगला सेंटेंस अलग से करेगा, और अगला सेंटेंस में हो सकता है उसका टेंस तब्दील हो जाए। सही, एज सुन एज आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट आई हैड माई पासपोर्ट इन माई हैंड। ठीक है, अभी पास परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो डिफरेंट हो सकता है चीजें, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू जो पकड़ लेना है आपने उसको, और उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको लेके चलना है पूरे पैसेज को। तो ये मैं तो खैर कुछ ज्यादा ही टेक्निकलिटीज में चला गया, लेकिन मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैंने तो अच्छा खासा टाइम इसको दे रखा था। मैंने जुलाई के लिए भी प्रिपेयर किया, और उसके बाद फेब के लिए दोबारा प्रिपेयर किया, तो मेरा आई थिंक 6-7 महीने इसमें लगे थे। तो हर बंदा 6-7 महीने नहीं दे सकता, 2-3 महीने मैक्सिमम या 4 दे सकता है। अभी मेरे ख्याल से अगर अभी से भी स्टार्ट करें, इट्स अप्रैल, तो जुलाई तक 3 महीने या 4 हाँ, मुश्किल 2 महीने बनते 2 हैं। महीने, हाँ। तो नहीं, इतना टाइम नहीं होता हर बंदे के पास, तो यू जस्ट वर्क ऑन बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग। हम्म तो एक कोट भी है, मुझे अब याद नहीं है किसका है, कि यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज में आपको मास्टर करना चाहिए कि जिसमें आप बहुत अच्छे हो, और किसी चीज में, और बाकी हर चीज का आपको कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स पता होना चाहिए कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो ये है एक। अब अभी 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 मैं इस सारी कन्वर्सेशन को अगर मैं कंक्लूड करता हूँ तो ये 2 बातें निकलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिपरेशन के दौरान ना, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपने हर चीज में अपने आप को मास्टर्स करने की कोशिश करनी ही करनी है। ऐसा सोचना ही नहीं है कि पेपर में मैं इस सेक्शन को छोड़ दूंगा। प्रिपरेशन करने के जो पीरियड है ना, उसमें तो ये सोचना भी नहीं है कि मैं इस सेक्शन को लीव कर देता हूँ या इस सेक्शन को थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देता हूँ। ये बात अपने माइंड में प्रिपरेशन फेज में नहीं लेके आनी। मैंने किस सेक्शन को छोड़ना है और किस सेक्शन को करना है, ये पेपर के दौरान आपने डिसाइड करना है। जब आपके सामने पेपर आ जाएगा ना, और पेपर जब सामने आ गया, और अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने पोएम्स पहले करनी है या पैसेज पहले करनी है। ये बहुत ही फंडामेंटल रूल है प्रिपरेशन के फेज के दौरान। यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव इन केस अगर आप आईबीए का टेस्ट दे रहे हैं, और जब आप प्रिपरेशन कर ली है, आईबीए का टेस्ट बिल्कुल सामने आ गया, तो अब आप सिलेक्शन करें, टाइम लें, सोचें। क्योंकि आईबीए के पेपर में आपने सारे क्वेश्चन ठीक करने ही नहीं है, हो भी नहीं सकते। ठीक है, एक तो ये चीज रखनी है अपने माइंड में। तो व्हाट वी शुड डू, मैं अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ फरहान, के हमने क्या करना है कि पहले चीजों को गो थ्रू कर लेना है। पेपर को एक दफा देख लेना, पेपर में उसने दिया क्या है। अभी एक दफा क्या हुआ कि लास्ट टाइम राउंड 2 के अंदर ये हुआ, राउंड 2 के पेपर के मैथमेटिक्स सेक्शन में उन्होंने स्टार्ट में बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम दी हुई थी, और एंड में देयर विल प्रॉब्लम्स जो थी एक एक लाइन की, 2-2 लाइंस की थी। अब स्टूडेंट्स ने क्या किया कि स्टार्ट वाले टाइम में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उन वर्ड प्रॉब्लम्स को, और वो वर्ड प्रॉब्लम उनसे सॉल्व भी नहीं हुई, टाइम गुजर गया उनका। और लास्ट वाली वर्ड प्रॉब्लम जो एक एक 2-2 लाइन की थी, जो कि उनका बहुत कम टाइम लेती और सॉल्व भी हो जाते, वो उनसे अटेम्प्ट ही नहीं हुए, सीधे सीधे रिजेक्ट हुए इसमें, सिर्फ इसी छोटी सी गलती की वजह से, जो मैंने उनको शुरू में ही बताई थी कि पेपर को आपने 2-3 फेज में आपने स्किम करना होता है। पहला स्किम इस तरह डिसाइड करना होता है कि मैं मिड से स्टार्ट करूंगा या एंड से, ये पहला स्किम का नतीजा होता है। दूसरा स्किम करना होता है ये हवाले से कि मैं कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ी सी प्रैक्टिस से सॉल्व हो जाएंगे, वो दूसरा स्किम। तीसरे स्किम में आपने तुक्के भी लगाने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े बहुत आपकी स्ट्रगल से सॉल्व हो रहे हैं, आपने वो भी करने होते हैं। तो ये 3 फेज होते हैं स्कीमिंग करने के। सो काफी अच्छी कन्वर्सेशन रही, जिसके अंदर अभी तक हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया कि पेपर के लिए तैयारी कैसे करनी है, आईबीए का पेपर डिफरेंट कैसे है, और इन द एंड किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपका माइंड सेट होना चाहिए, प्रिपरेशन करते वक्त कैसा माइंड सेट होना चाहिए, और पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किस तरह माइंड सेट। एनीथिंग एल्स फरहान यू वांट टू ऐड फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि आई एम गोइंग टू कंक्लूड एवरीथिंग नाउ।
अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो। मैं तो यही कहूंगा कि यार अच्छी खासी मेहनत करो, लाइक डोंट टेक इट, मतलब इसको कोई एज अ साइड थिंग मत लो, क्योंकि एट एफएससी लेवल ना आपको लग रहा होता है कि आपका एफएससी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है, ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन ना जो ये इंजीनियरिंग, मेडिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल ये वाली जो दौड़ है ना, प्लीज इससे बाहर आ जाओ। कुछ नहीं रखा है इंजीनियरिंग में, कुछ नहीं रखा है। जाओ तो देखो कितने इंजीनियर जो है ना जॉब मार्केट में, मतलब 35,000 पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। एमबीबीएस में हर बंदे का एडमिशन नहीं होता, लाइक एक्सेप्ट दैट फैक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर नहीं हो रहा तो वो बंदा जो है ना वो लो इंटेलेक्ट का बंदा है, या उसके पास कोई चीजें नहीं है, सही, उसको समझ बूझ नहीं है चीजों की, तो ऐसा ऐसा नहीं है। बट मतलब एक चीज आपके लिए नहीं है तो जस्ट मतलब उसको जाने दो। अब ना मतलब लॉजिकली सोचो कि एक पोजीशन है और उसके लिए 2500 लोग अप्लाई कर रहे हैं, सही, तो एक ही का होना है, लाइक, एंड देयर 2500 में से आप एक हो, ये इसकी प्रोबेबिलिटी जरा सिंपल मैथ निकालो, 1/2500, ये जरा पॉइंट्स में पता नहीं कितना दूर जाएगा। तो ये भेड़ चाल होती है, इससे थोड़ा दूर रहो। मेडिकल इंजीनियरिंग सही है, ठीक है, लेकिन उनको करने दो कि जो ठीक है, एफएससी में बहुत हाई अचीवर्स हैं। उसके अलावा अपनी जो है ना ये यूनिवर्सिटीज वगैरह के टेस्ट की तैयारी करो, क्योंकि आपका एडमिशन इनकी बेस पे होना है। एफएससी के मार्क्स की बेस पे आपका सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, आई एम टेलिंग यू। आप कायद यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, आप कराची यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, आप बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, आप सिंध यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे, दैट इज ऑल। आप जो है ये जो जिन्हें वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, इनमें आप अपने एफएससी के मार्क्स की बिना पे नहीं बैठ सकते, आई एम टेलिंग यू दिस। आप लोगों को अपना पर्सपेक्टिव तब्दील करना पड़ेगा। एफएससी या ए लेवल्स का भी अगर कोई है तो ए लेवल्स के मार्क्स के बेस पे भी आप नहीं आ सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, दे सब क्राइटेरिया, ठीक है, 70% से ज्यादा है, या 2A 1B या 2B 1C है, या जो भी है क्राइटेरिया है, बट दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका एडमिशन आपकी प्रिपरेशन के बेस पे होता है कि आपने यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के जो है ना एडमिशन वो प्रिपरेशन कैसी कर रहे थे। तो प्लीज मतलब एक जस्टिफाइड टाइम रखो, अपना टाइम दो, यूनिवर्सिटीज के टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम दो, और एफएससी भी मतलब ऑब्वियसली आपको वो भी, मैं यही नहीं कह रहा कि वो फेल कर दो, वो भी आपको करना है। तो मतलब एक जस्टिफाइड टाइम रखो दोनों के लिए, दोनों को साथ लेके चलना है। क्योंकि अगर आप एफएससी में 1000 नंबर लेके आ जाते हो, आप ए लेवल्स में 3 A's लेके आ जाते हो, यू आर नॉट गारंटीड एन एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, सही, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसका टेस्ट पास करो। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो हाँ। वो अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा, हम क्योंकि अब एंड कर रहे हैं। एंड के दौरान मैं एक बात तो ये है कि आपके सेकंड ईयर के मार्क्स मैटर ही नहीं करेंगे। अगर आप आईबीए का आपने माइंड प्लान कर लिया ना कि मैंने आईबीए में ही आना है, तो बस फिर तो आपका सेकंड ईयर के एग्जाम तो आपके मैटर ही नहीं करता। बस आप पासिंग मार्क्स लें, 70-80% अबव मार्क्स लें। दूसरी बात ये कि एक बहुत बेसिक चीज है कि जब आप आईबीए के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो पैसेज रीडिंग के दौरान आपको समझ नहीं आएंगी चीजें, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए चीजें समझ नहीं आएंगी। तो अपने आप को ना मास्टर मत समझिए स्टार्ट के अंदर, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट के दौरान अपना टॉप का वो रखा होता है कि मैंने टॉप किया था मैट्रिक में, या मेरे मैट्रिक में तो 1000+ है, तो ये चीजें तो मेरे लिए हलवा होनी चाहिए। मसला तब आता है जब आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप ये क्लास के टॉपर हो, तो आप तो ये पैसेज इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओगे। लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी को टच नहीं कर पाती ना, और आप उन चीजों को मीट ही नहीं कर पाते, आप अपनी 100% एफर्ट पुट करना छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने एक ही बात, अब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि ये चीज मैं कर ही नहीं सकता। एंड दैट्स टोटली रॉन्ग माइंडसेट। ये आपका जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि नहीं हो रहा तो इट्स में, अगर मुझसे ये पहली अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, इट्स सिंपली मीन आई हैव टू पुट मोर एफर्ट्स। मुझे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स पुट करने, और अगर मुझसे एक दफा एक चीज नहीं हुई, तो सिंपली मीन दूसरा ये है कि मैं अगर दोबारा और ज्यादा एफर्ट्स पुट करूंगा तो ये हो जाएगा। जस्ट बिलीव इन वन थिंग, इफ यू आर पुटिंग इवन अ सिंगल मिनट, ठीक है, फॉर आईबीए टेस्ट, वो काउंट होगा आपका, वो सूनर और लेटर आपकी फाइनल के अंदर आपको नजर आएगा। अगर मैं वही कहता हूँ ना कि वो बच्चे, एक मैं स्टूडेंट को जानता हूँ राउंड 2 के अंदर जो पोइम आई थी, वो ऑलरेडी आईबीए ग्रेड्स की बुक के अंदर ऐड थी।
उसने वो वाली पॉइंट सॉल्व कर ली बाय चांस, ठीक है, कोई तो वो नहीं था ये वो, बस उसने बाय चांस वो वाली प्रैक्टिस कर ली। अब आईबीए राउंड 2 के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आए, कुछ क्वेश्चन पैसेजेस से आ गए, वोकैब और ग्रामर उसे आती नहीं थी, मैथमेटिक्स उसकी बहुत स्ट्रांग थी, आईबीए का टेस्ट क्लियर कर लिया उसने। नाउ जस्ट लुक के किस तरह से कुछ किस्म कुछ लक का भी पार्ट है इसमें। आपको आईबीए में जब आप आएंगे तो आप आईबीए में काफी स्टूडेंट को ऐसे देखेंगे जिनका सोच के आपको देख के ऐसा लगेगा कि इनका एडमिशन कैसे हो गया भाई, ये किस तरह मेरी क्लास में बैठा कैसे है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि वो लक का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लक का फैक्टर तभी आता है जब आप एटलीस्ट कहीं ना कहीं से वो एफर्ट्स पुट करके आईबीए में टेस्ट में बैठे। ये ऐसा टेस्ट हरगिज नहीं है तो तुक्के लगाएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। So that's all from our side. Now I am opening question. तो अगर कोई question है तो you can ask me.